शुरू करने से पहले मैं बस एक त्वरित याद दिलाना चाहता हूं कि ग्राहकों को अपनी खरीदारी के फैसले उन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर लेने चाहिए जो आम तौर पर उपलब्ध हैं। नमस्ते सभी को। मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ सेल्स फोर्स में लीड डेवलपर एडवोकेट हूँ। इस अंतिम वीडियो में आइए सुरक्षा के बारे में बात करें। तो सुरक्षा हर एक कदम का अभिन्न हिस्सा है। जब आप कोई ऐप बना रहे होते हैं तो अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उस पर एक नज़र डालें। जब भी आप फील्ड्स बना रहे थे, टैब्स डिफाइन कर रहे थे, एप्स बना रहे थे, पेज लेआउट असाइन कर रहे थे, तो विजार्ड में एक स्टेप था जिसमें आप सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते थे। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। सिक्योरिटी एक थोड़ा जटिल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, तो आप इस वीडियो को कभी भी पॉज कर सकते हैं और कुछ हिस्से दोबारा देख सकते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। सेल्सफोर्स में सुरक्षा कोई एकल अवधारणा नहीं है, इसके कई स्तर होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये स्तर कौन कौन से हैं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिससे आप सभी जुड़ सकें। कल्पना कीजिए कि आप स्कूल में हैं। और फिर आपको अपना होमवर्क नोटबुक जमा करने के लिए स्टाफ रूम जाना होता है। तो चलिए स्टाफ रूम को एक सेल्सफोर्स ओनर के रूप में मान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है, कौन स्टाफ रूम में जा सकता है? आमतौर पर या तो कोई टीचर या कोई स्टूडेंट। ऐसे हम सेल्सफोर्स के यूजर्स से जोड़ सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसे सेल्सफोर्स ऑर्ग में एक्सेस चाहिए, उस संगठन में उसका एक यूजर रिकॉर्ड होना जरूरी है। अब अगला सवाल, आप स्टाफ रूम में कब जा सकते हैं? आमतौर पर सिर्फ स्कूल के समय में ही। ठीक वैसे ही सेल्सफोर्स में आप यह तय कर सकते हैं कि कोई यूजर ऑर्ग में कब लॉग इन कर सकता है और किस आईपी एड्रेस से। यह सुरक्षा की पहली परत का एक उदाहरण है जो कि ऑनर लेवल सिक्योरिटी है। आईपी और लॉगिन प्रतिबंध, यह सिर्फ उन कई चीजों में से एक है जिन्हें आप ऑनर लेवल पर नियंत्रित कर सकते हैं। एक और है पासवर्ड पॉलिसी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब जब आप स्टाफ रूम में प्रवेश कर लें तो आप क्या कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि वहां एक मेज है और कुछ कुर्सियां हैं। क्या आप जाकर किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं? क्या आप मेज और कुर्सियों को अपनी मर्जी से कहीं भी हिला सकते हैं? नहीं। लेकिन एक शिक्षक ऐसा कर सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो कुछ उपयोगकर्ता कर सकते हैं और कुछ उपयोगकर्ता नहीं कर सकते सेल्सफोर्स में। आइए इसे अलग अलग फीचर्स से जोड़कर समझते हैं। उदाहरण के लिए, क्या कोई यूजर सेल्सफोर्स सेटअप तक पहुंच सकता है? क्या कोई यूजर नई एपेक्स क्लास बना सकता है? क्या कोई यूजर डेटा एक्सपोर्ट कर सकता है? इसी तरह आगे भी। तो ये कुछ ऐसी कई कई सुविधाएं हैं जिन पर आप उपयोगकर्ताओं की पहुंच को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब आता है अगले स्तर के अंतर्गत, जिसे पर्सोना लेयर कहते हैं, जिसमें प्रशासनिक और उपयोगकर्ता अनुमतियां होती हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि उपयोगकर्ता क्या कर सकता है और क्या नहीं। जैसे ऐप और टैब की पहुंच, पेज लेआउट असाइनमेंट्स, ये सभी भी इसी पर्सोना लेयर के अंतर्गत आते हैं। अब स्टाफ रूम के अंदर कल्पना कीजिए कि वहां दो अलमारियां हैं। एक अलमारी में आपके होमवर्क की नोटबुक्स रखी जाती हैं और दूसरी अलमारी में परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जाते हैं। आइए इन अलमारियों की तुलना करें सेल्सफोर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट से। अब एक छात्र के रूप में आप केवल होमवर्क वाले अलमारी तक ही पहुंच सकते हैं। आप प्रश्न पत्रों वाली अलमारी तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक शिक्षक ऐसा कर सकता है, जो सेल्सफोर्स में इस तरह से होता है कि कुछ उपयोगकर्ता कुछ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं लेकिन बाकी नहीं देख सकते। अब होमवर्क वाली अलमारी में आप बस अपनी नोटबुक रख सकते हैं, आप नोटबुक्स को हटा नहीं सकते। यह सेल्सफोर्स में कैसे लागू होता है? इसका मतलब है कि आप उस ऑब्जेक्ट में केवल रिकॉर्ड बना सकते हैं लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड हटा नहीं सकते। तो यह तीसरी सुरक्षा परत है, जो है ऑब्जेक्ट और फील्ड स्तर की सुरक्षा, जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए सीआरएड अनुमतियों को नियंत्रित करता है, जहां सीआरएड का मतलब है बनाना, पढ़ना, अपडेट करना और हटाना। तो आप किसी ऑब्जेक्ट पर रिकॉर्ड बना सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या नहीं, यही सीआरएड है। यह स्तर आपको फील्ड लेवल सुरक्षा भी नियंत्रित करने देता है
जिसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर क्या कोई फील्ड किसी यूजर को दिखाई देती है या नहीं, और क्या यूजर उसे एडिट कर सकता है या नहीं। तो ये दोनों चीजें फील्ड लेवल सिक्योरिटी से कंट्रोल होती हैं। आखिरकार वापस होमवर्क की अलमारी में, जरा सोचिए, क्या आप टीचर के देखने पर सबकी नोटबुक खोल सकते हैं और देख सकते हैं, या सिर्फ अपनी ही? आमतौर पर यह सिर्फ आपकी नोटबुक होती है, लेकिन कभी कभी आप टीचर की इजाजत लेकर अपने दोस्त की नोटबुक भी खोल सकते हैं। तो सेल्सफोर्स में इन नोटबुक्स को ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स की तरह माना जा सकता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं सुरक्षा की आखिरी परत पर, जो है रिकॉर्ड लेयर, जो आपको कंट्रोल करने की सुविधा देती है किस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स किस यूजर को एक्सेस मिलती है। तो ये है सेल्सफोर्स की लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब इसे लागू कैसे करें? तो पहली 3 लेयर्स प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके लागू की जाती हैं, और परमिशन सेट्स के जरिए भी। अंतिम लेयर जो रिकॉर्ड लेयर है थोड़ी जटिल है। इसे ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स के जरिए लागू किया जाता है। रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स एंड मैन्युअल शेयरिंग। अब चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। तो ये है कार शोरूम ऐप, जिस पर हम पिछले 4 एपिसोड से काम कर रहे हैं। अब हमें सेल्स प्रतिनिधियों को इस ऐप तक पहुंच देनी है। तो सबसे पहले मुझे उनके लिए एक यूजर बनाना चाहिए। तो सेटअप से मैं यूजर्स पे जाता हूं और नया यूजर पे क्लिक करता हूं। मैं यूजर का नाम डालूंगा और उनकी ईमेल आईडी दर्ज करूंगा। ईमेल पता वह जगह है जहां उनका पासवर्ड रीसेट, ईमेल्स और नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फील्ड्स हैं। पहला है यूजर नेम। यह ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल आपके जीमेल आईडी की तरह। दुनिया में किसी और के पास आपकी जैसी आईडी नहीं है। यही वह है जिसका इस्तेमाल व्यक्ति सेल्सफोर्स में लॉग इन करने के लिए करता है। अगला है प्रोफाइल। जैसा कि आपने देखा है, यही वह चीज है जो 3 अलग अलग स्तरों पर यूजर क्या कर सकता है, इसे नियंत्रित करती है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स पहले से ही उपलब्ध होती हैं, लेकिन आप कस्टम प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल मैं एक मौजूदा प्रोफाइल चुन लेता हूं, और आप इसे कभी भी अपडेट कर सकते हैं वैसे। फिर हमारे पास एक्टिव चेकबॉक्स है, जो कि ट्रू पे सेट है। तो आमतौर पर एक यूजर तभी लॉगिन कर सकता है जब उसका यूजर रिकॉर्ड एक्टिव हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सेल्स रिप कंपनी छोड़ देता है। आप बस उसका यूजर डीएक्टिवेट कर सकते हैं और वह अब लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब यह याद रखना जरूरी है कि आप उपयोगकर्ताओं को हटा नहीं सकते, आप केवल उन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं। कुछ अन्य फील्ड्स हैं जिनका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उन्हें छोड़ देंगे। और सेव करने से पहले इस चेकबॉक्स पर ध्यान दें। अगर यह चुना गया है तो यह अपने आप उपयोगकर्ता को एक वेलकम ईमेल भेजता है, जिसमें एक लिंक भी होता है जिससे वे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब इसे सेव करते हैं। तो हमने सिक्योरिटी सेटअप के पहले हिस्से यानी यूजर्स को डिफाइन करना पूरा कर लिया है। अब अगला कदम है एक प्रोफाइल बनाना। सेटअप से प्रोफाइल सर्च करें और न्यू पर क्लिक करें। खाली से शुरू करने की बजाय आप किसी मौजूदा प्रोफाइल को क्लोन कर सकते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप मिनिमम एक्सेस प्रोफाइल को क्लोन करें और वहीं से आगे बढ़ें। तो प्रोफाइल में सबसे पहले आप पेज लेआउट असाइनमेंट सेक्शन देख सकते हैं। याद है पेज लेआउट असाइनमेंट स्क्रीन, जहां आपने पिछले वीडियो में अलग अलग प्रोफाइल्स को लेआउट असाइन किए थे? यह वही स्क्रीन है, बस फर्क इतना है कि अब आप असाइनमेंट को प्रोफाइल के नजरिए से देख रहे हैं, ना कि लेआउट के नजरिए से। इसके बाद आपके पास फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेक्शन आता है। सभी ऑब्जेक्ट्स इस संदर्भ में यहां दिखाए जाएंगे। अगर आप व्यू पे क्लिक करें किसी ऑब्जेक्ट के आगे, मान लीजिए व्हीकल कस्टम ऑब्जेक्ट, तो आप फील्ड्स की एक लिस्ट देख सकते हैं। हर फील्ड के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर उस फील्ड का वैल्यू पढ़ सकता है या नहीं, और उस फील्ड के मान को एडिट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रीड एक्सेस देते हैं तो वह फील्ड केवल पढ़ने के लिए होगी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि डिस्काउंट अप्रूवल स्टेटस
सेल्स रिप के लिए केवल पढ़ने के लिए होना चाहिए, तो यहां मैं वही परमिशन सेट करता हूं। इसी तरह मैं उन सभी फील्ड्स के लिए फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेट करता हूं जिनकी मुझे जरूरत है। अब मैं नियंत्रित कर सकता हूं कि उपयोगकर्ता किन ऐप्स तक पहुंच सकते हैं। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूं और आवश्यक एक्सेस देता हूं। अगला है टैब सेटिंग्स। यह मुझे नियंत्रित करने की सुविधा देता है कि कोई टैब उपयोगकर्ता द्वारा देखा जा सकता है या नहीं। मैं आवश्यक बदलाव करता हूं और फिर आती हैं प्रशासनिक अनुमतियां। यहां बहुत सारी अनुमतियां होती हैं जो नियंत्रित करती हैं सेल्सफोर्स के हर एक पहलू को। उदाहरण के लिए ऑथर एपेक्स, यह नियंत्रित करता है कि यह उपयोगकर्ता एपेक्स क्लास बना सकता है या नहीं। व्यू सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन नियंत्रित करता है कि उपयोगकर्ता पहुंच सकता है या नहीं। सेटअप यूजर इंटरफेस और भी बहुत कुछ। लेकिन यहां दो बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं। वो हैं सभी डेटा देखें और सभी डेटा संशोधित करें, जो मूल रूप से आपके रिकॉर्ड स्तर की सारी सुरक्षा को ओवरराइड कर देती है। तो अगर यह चुनी हुई है, इसका मतलब है कि कोई भी यूजर सिस्टम में सभी रिकॉर्ड देख और संपादित कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि यह परमिशन कभी भी सामान्य यूजर्स को नहीं दी जानी चाहिए। एक और सेटिंग है जिसका नाम है एडिट रीड ओनली फील्ड्स। यह यूजर्स को केवल पढ़ने योग्य फील्ड्स को भी एडिट करने की अनुमति देगा, चाहे आपने उन्हें प्रोफाइल लेवल पर रीड ओनली सेट किया हो या पेज लेआउट लेवल पर। अब आपके ट्रेलहेड प्लेग्राउंड्स में आमतौर पर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉगिन होते हैं और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में ये सभी अनुमतियां पहले से ही चुनी हुई होती हैं। नीचे और भी अनुमतियां हैं जिन्हें यूजर परमिशंस कहा जाता है। आप इनके बारे में बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें भी कई हैं। अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट परमिशंस हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए आप चुन सकते हैं कि कोई यूजर पढ़ सकता है या नहीं, बनाना, संपादित करना या रिकॉर्ड हटाना। यहां भी आपके पास सभी देखें और सभी संशोधित करें की अनुमतियां हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पे लागू होती हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स पे नहीं। क्योंकि एक सेल्स प्रतिनिधि को वाहनों तक पहुंच चाहिए, मैं उन्हें एक्सेस दूंगा, लेकिन मैं उन्हें डिलीट करने की अनुमति नहीं दूंगा। अगला है पासवर्ड पॉलिसीज। अगर आपको याद हो तो ये वही पहली चीज है जिसके बारे में हमने ऑर्गेनाइजेशन लेयर में बात की थी। पासवर्ड एक्सपायर होने का कंट्रोल यह तय करता है कि यूजर को कितनी बार अपना पासवर्ड बदलना होगा। और अगली सेटिंग आपको यह नियम सेट करने देती है कि नया पासवर्ड पिछले 3 पासवर्ड में से कोई भी नहीं हो सकता आदि। आखिर में चलिए अपनी नई प्रोफाइल सेव करते हैं। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो कुछ और सेटिंग्स हैं। लॉगिन घंटे, यह आपको नियंत्रित करने देता है कि यूजर कब लॉगिन कर सकता है। लॉगिन आईपी रेंज से आप नियंत्रित कर सकते हैं कि यूजर कहां से लॉगिन कर सकता है। और इसी तरह आप यूजर्स को वीपीएन में लॉगिन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं सेल्सफोर्स में लॉगिन करने से पहले। तो यह था प्रोफाइल। आमतौर पर आप प्रोफाइल बिजनेस फंक्शंस के आधार पर बनाते हैं, यानी एक ग्रुप के लोग आमतौर पर क्या कर सकते हैं। जैसे यह सेल्स रिप प्रोफाइल कंपनी के सभी सेल्स प्रतिनिधियों को दी जा सकती है क्योंकि उनमें कुछ समानता है। लेकिन सोचिए जरा, हो सकता है कि 2 सेल्स प्रतिनिधियों को अतिरिक्त अनुमतियों की जरूरत हो, तो क्या हम उनके लिए एक और प्रोफाइल बनाएं? नहीं, हम परमिशन सेट्स बनाते हैं जो प्रोफाइल्स के बहुत ही समान होते हैं। सेटअप से आप फिर से परमिशन सेट्स पे जा सकते हैं। यह आपको वही अनुमतियों का सेट परिभाषित करने की सुविधा देता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐप आदि। प्रोफाइल और परमिशन सेट के बीच बस यही फर्क है। परमिशन सेट का उपयोग करके आप केवल वे अतिरिक्त अनुमतियां परिभाषित करते हैं जो किसी यूजर को देनी है, जो पहले से प्रोफाइल में दी गई अनुमतियों के ऊपर हो। तो एक प्रोफाइल के साथ एक या एक से अधिक परमिशन सेट्स मिलकर यूजर को मिलने वाला अंतिम एक्सेस लेवल बनता है। तो मान लीजिए दोनों सेल्स रिप्स को व्हीकल्स डिलीट करने की अनुमति चाहिए। इसके लिए मैं एक परमिशन सेट बनाता हूं और व्हीकल ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में
मैं बस डिलीट चुनता हूं और फिर मैं मैनेज असाइनमेंट्स पे क्लिक करता हूं। इससे मैं ये परमिशन सेट यूजर्स को जोड़ सकता हूं। अब अगर मैं किसी यूजर रिकॉर्ड पे जाऊं तो मैं देख सकता हूं कि उनके पास एक प्रोफाइल है जो उन्हें क्रिएट करने की अनुमति देती है और व्हीकल पे पढ़ने और अपडेट करने की भी एक्सेस देती है, लेकिन एक अतिरिक्त परमिशन सेट उन्हें डिलीट करने की एक्सेस देता है। तो एक तरह से परमिशन सेट मुझे यूजर स्तर पर और अधिक परमिशन देने की सुविधा देता है, जिन्हें आप जब चाहें वापस ले सकते हैं। तो इससे ऑर्ग, पर्सोना ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल एक्सेस कवर हो जाता है। अब रिकॉर्ड लेयर की बात करते हैं। सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि सेल्सफोर्स में हर रिकॉर्ड का एक ओनर होता है। आमतौर पर यह डिफॉल्ट रूप से उस व्यक्ति को मिल जाता है जो रिकॉर्ड बना रहा है, जब तक आप उसमें कोई ऑटोमेशन नहीं जोड़ते जो इसे बदल दे। तो आमतौर पर जब तक आपकी प्रोफाइल अनुमति देती है, आप जो चाहें कर सकते हैं उन रिकॉर्ड्स के साथ जो आपके हैं, क्योंकि वह आपका रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड स्तर पर आप वास्तव में परिभाषित करते हैं दूसरे लोग कैसे आपकी रिकॉर्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यह आप तय करते हैं। जैसा कि पहले स्कूल और होमवर्क के उदाहरण में बताया गया था, आप अपनी होमवर्क नोटबुक के साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की नोटबुक के साथ आप क्या कर सकते हैं यह रिकॉर्ड लेयर नियंत्रित करती है। इसके लिए अलग अलग सेटिंग्स होती हैं और यहां उन सभी का एक सारांश है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स होते हैं, या संक्षेप में OWD, जो निर्धारित करता है कि एक्सेस का स्तर क्या है जो यूजर्स के पास होता है उन रिकॉर्ड्स के लिए जो वे खुद के नहीं हैं। इसे परिभाषित करने के लिए सेटअप से शेयरिंग सेटिंग्स पर जाएं। यहां पहला सेक्शन है जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। तो फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए आप एक्सेस लेवल तय करते हैं जो या तो प्राइवेट होता है, पब्लिक रीड ऑनली, या पब्लिक रीड राइट। प्राइवेट का मतलब है कि आपके रिकॉर्ड्स पर आपका पूरा अधिकार है, लेकिन बाकी लोग आपके रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते, यानी आप भी दूसरों के रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते। पब्लिक रीड ऑनली का मतलब है कि आपके रिकॉर्ड्स पर आपके पास पूरी अनुमति है और दूसरे लोग आपके रिकॉर्ड देख सकते हैं लेकिन उन्हें संपादित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप भी दूसरों के रिकॉर्ड संपादित नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। आखिर में पब्लिक रीड राइट, इसका मतलब है कि आपके रिकॉर्ड पर आपके पास पूरी अनुमति है और दूसरों के पास भी, वे आपके रिकॉर्ड देख और संपादित भी कर सकते हैं। हमारे कार शोरूम ऐप में उदाहरण के लिए लीड्स को लें। एक सेल्स प्रतिनिधि के रूप में मैं बहुत मेहनत करता हूं उस लीड्स पाने के लिए, तो मैं उन्हें सेल्स फोर्स में बनाता हूं और उन रिकॉर्ड्स का मालिक बन जाता हूं। अब मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग उस लीड को देखें जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जब तक मैं उसकी स्थिति को कन्वर्टेड में नहीं बदल देता। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर, तो इस मामले में लीड्स के लिए OWD प्राइवेट है क्योंकि कोई और मेरी लीड्स नहीं देख सकता। लेकिन मेरे मैनेजर का क्या? उन्हें मेरी लीड्स देखनी चाहिए क्योंकि उन्हें मेरा वर्कलोड जानना है। यहीं पर रिकॉर्ड लेयर की दूसरी सेटिंग आती है जो है रोल हायरार्की। रोल हायरार्की बहुत आसान है। यह मूल रूप से एक प्रबंधन वृक्ष है जो हर कंपनी में होता है। तो आपके पास एक मैनेजर होता है, उसके ऊपर भी एक मैनेजर होता है और इसी तरह आगे। रोल हायरार्की जो करती है वह बहुत सीधा है। कोई भी यूजर जिसका रोल आपसे ऊपर है उसके पास रिकॉर्ड पर वही एक्सेस होती है जो आपके पास है। तो जिन रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं उन्हें आपका मैनेजर भी देख सकता है। जिन रिकॉर्ड्स को आप एडिट कर सकते हैं उन्हें मैनेजर भी एडिट कर सकता है। फिर से, जब तक मैनेजर की प्रोफाइल संबंधित ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस रखती है। तो यहां नियम काफी सीधा है। रिकॉर्ड एक्सेस तभी मायने रखता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस हो। तो सेटअप से मैं रोल हायरार्की में जाता हूं और यहां मैं मैनेजमेंट ट्री देख सकता हूं। तो हमारे पास सेल्स मैनेजर है और सेल्स मैनेजर के नीचे मुझे एक सेल्स रिप दिखाई देता है। अब यूजर ऑब्जेक्ट पे वापस आप किसी यूजर को एक रोल असाइन कर सकते हैं। तो सेल्स रिप यूजर को
मैं सेल्स रिप रोल असाइन करने जा रहा हूं और मैनेजर को मैं सेल्स मैनेजर रोल असाइन करता हूं। तो अब मैनेजर यूजर के पास भी सेल्स रिप यूजर जितनी ही रिकॉर्ड्स तक पहुंच है। लेकिन रुको, जब हम अप्रूवल प्रोसेस पे काम कर रहे थे, हमने तय किया था कि अप्रूवल्स यूजर के मैनेजर के पास जाएंगे। क्या ये वही है जो रोल हायरार्की है? नहीं। यूजर रिकॉर्ड रोल के साथ साथ उसमें एक मैनेजर फील्ड भी होती है और यहीं पर आप रिकॉर्ड के लिए किसी खास मैनेजर को असाइन करते हैं। तो अब जानते हैं कि रोल हायरार्की और मैनेजर यूजर फील्ड कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 यूजर हैं जिनकी भूमिका सेल्स मैनेजर है और 5 यूजर्स की भूमिका सेल्स रिप है। अब मैनेजर लुकअप फील्ड का उपयोग करते हुए ये दोनों यूजर मैनेजर ए को रिपोर्ट करते हैं और ये 3 यूजर मैनेजर बी को रिपोर्ट करते हैं। तो अब अगर इन दोनों में से कोई भी यूजर अपने मैनेजर से अप्रूवल मांगता है तो वह ए के पास जाता है। दूसरे अगर ये तीनों अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वह बी के पास जाती है। ये पूरी तरह से मैनेजर लुकअप फील्ड की वजह से है। अब मान लीजिए कि हर सेल्स प्रतिनिधि के पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब मैनेजर ए के पास कितने रिकॉर्ड्स की पहुंच होगी? असल में ये 10 है, 6 नहीं। मैनेजर बी के पास भी 10 रिकॉर्ड्स की पहुंच है, 6 नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रोल हायरार्की केवल यूजर्स के रोल्स को ही देखती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैनेजर फील्ड में क्या है। तो रोल हायरार्की के हिसाब से सेल्स मैनेजर रोल में 2 यूजर हैं और सेल्स रिप रोल में 5 यूजर हैं। और हायरार्की के अनुसार मैनेजर रोल सेल्स रिप रोल से ऊपर है और इसी वजह से मैनेजर रोल में कोई भी यूजर किसी भी सेल्स रिप यूजर के रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है। तो सोचिए अगर एक और सेल्स मैनेजर हो, उन्हें भी 10 रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्राप्त है। अब सोचिए अगर आप अपने आप ऊपर के लोगों को एक्सेस देना नहीं चाहते, जो लोग रोल हायरार्की में ऊपर हैं, तो आप हायरार्की के जरिए एक्सेस दें वाले चेकबॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप यह सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। तो यह था ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स और रोल हायरार्की के बारे में। क्योंकि लीड ऑब्जेक्ट के लिए OWD प्राइवेट है, जो रिकॉर्ड किसी सेल्स प्रतिनिधि के पास है उन्हें सेल्स मैनेजर देख सकते हैं, जब तक ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की का चेकबॉक्स चुना हुआ है। लेकिन हम दूसरे सेल्स प्रतिनिधियों को एक दूसरे के रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंचने दें? मतलब एक ही स्तर के यूजर्स एक दूसरे के रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम दूसरे यूजर्स को भी मान लीजिए लोन डिपार्टमेंट से लीड रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंचने दें? यहीं पर रिकॉर्ड लेयर सिक्योरिटी की अगली सेटिंग आती है, यहां काम आता है शेयरिंग नियम। अब अगर आपको वो उदाहरण याद हो जो मैंने पहले बताया था, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग उस लीड को देखें जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जब तक कि उसकी स्थिति कन्वर्टेड ना हो जाए। जैसे ही लीड की स्थिति कन्वर्टेड हो जाती है, मैं चाहता हूं कि हर कोई उसे देख सके। मतलब मेरे जैसे बाकी लोग, लोन विभाग के लोग और असल में बाकी सभी लोग भी फिर से उसी शेयरिंग सेटिंग्स पेज पर OWD के नीचे आप हर ऑब्जेक्ट के लिए शेयरिंग रूल्स तय कर सकते हैं। आइए लीड ऑब्जेक्ट के लिए एक रोल तय करते हैं, इसे एक नाम दें और फिर तय करें कि किन रिकॉर्ड्स को साझा करना है। क्या आप उन रिकॉर्ड्स को साझा करना चाहते हैं जो किसी के स्वामित्व में हैं, या वे रिकॉर्ड्स जो किसी खास मानदंड को पूरा करते हैं, चाहे उनका मालिक कोई भी हो? हमारे मामले में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मालिक कौन है। अगर लीड स्टेटस कन्वर्टेड है तो मैं चाहता हूं कि हर कोई उसे देख सके, तो मैं मानदंड के आधार पर चयन करता हूं और मानदंड निर्धारित करता हूं। फिर मैं चुनता हूं कि इसे किसके साथ साझा करना है। मेरे पास कई विकल्प हैं। अभी के लिए मैं रोल्स और अधीनस्थ चुनूंगा और CEO को चुनूंगा, क्योंकि इससे सभी को रिकॉर्ड्स तक पहुंच मिलती है। तो मान लीजिए अगर मैं चाहता कि सिर्फ लोन डिपार्टमेंट को ही कन्वर्टेड रिकॉर्ड्स दिखें लेकिन मेरे समान रोल वाले सहयोगियों को नहीं, तो मैं सिर्फ वही रोल चुनता, लोन ऑफिसर। इस तरह मेरे अलावा और मेरे ऊपर वाले रोल के लोग और लोन ऑफिसर
कोई और मेरी लेट रिकॉर्ड्स नहीं देख सकता। आखिर में मैं तय करता हूं कि दूसरों को किस स्तर की एक्सेस देनी है। मैं कहता हूं सिर्फ पढ़ने की अनुमति। एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि रोल्स और शेयरिंग रूल्स का इस्तेमाल करके आप केवल रिकॉर्ड्स तक एक्सेस बढ़ा सकते हैं। आप रिकॉर्ड्स तक एक्सेस सीमित नहीं कर सकते। तो अगर आपकी जरूरत है कि सेल्सफोर्स में हर कोई एक रिकॉर्ड देख सके सिवाय एक व्यक्ति के, तो आप OWD को पब्लिक रीड ओनली सेट करके उस एक व्यक्ति की एक्सेस नहीं रोक सकते। इसके लिए आपको OWD को प्राइवेट सेट करना होगा और फिर उस एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी को शेयरिंग रूल्स के जरिए एक्सेस दे सकते हैं। तो यह सब एक सेटअप है जिसे आप शेयरिंग को ऑटोमेट करने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी आप मैन्युअली रिकॉर्ड्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड लेयर में आखिरी विकल्प है। मान लीजिए आप छुट्टी पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके वापस आने तक आपका दोस्त उस लीड पर काम करे। तो आप बस लीड रिकॉर्ड पर जाएं, शेयर पर क्लिक करें और उसे उनके साथ साझा करें। बस इतना ही आसान है। अब चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं ताकि हम शेयरिंग मॉडल को पूरी तरह समझ सकें। तो हमारी कार शोरूम ऐप में हमारे पास व्हीकल ऑब्जेक्ट है और क्योंकि सभी को सभी गाड़ियों को देखना और एडिट करना चाहिए, मैंने OWD को पब्लिक रीड राइट कर दिया है। लेकिन जब बात टेस्ट ड्राइव्स की आती है तो मुझे सिर्फ उन्हीं टेस्ट ड्राइव रिकॉर्ड्स को एडिट करने की अनुमति होनी चाहिए जो मेरे अपने हैं, और बाकी लोग, उन्हें सिर्फ मेरे अपने टेस्ट ड्राइव रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन वे उन्हें एडिट नहीं कर सकते। तो कोई दूसरा यूजर लॉगिन करके मेरी टेस्ट ड्राइव का समय बस ऐसे ही नहीं बदल सकता। तो आदर्श रूप से टेस्ट ड्राइव्स के लिए OWD होना चाहिए, सार्वजनिक केवल पढ़ने के लिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दूसरे लोग मेरे रिकॉर्ड देख सकते हैं लेकिन उन्हें संपादित नहीं कर सकते। सही है। लेकिन जब आप यहां देखते हैं, मेरे पास केवल एक ही विकल्प है, पेरेंट द्वारा नियंत्रित। क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वाहन और टेस्ट ड्राइव ऑब्जेक्ट्स मास्टर डिटेल संबंध में हैं। चाइल्ड पूरी तरह से मास्टर पर निर्भर होता है। तो एक चाइल्ड का खुद का कोई मालिक नहीं होता। इसीलिए चाइल्ड की शेयरिंग सेटिंग्स उसके पेरेंट पर निर्भर करती हैं, जिसका एक मालिक होता है लुकअप रिलेशनशिप में। दूसरी ओर लुकअप में चाइल्ड और पेरेंट दोनों के पास मालिक होते हैं, तो आप शेयरिंग को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जैसा कि पहले बताया गया था, आप केवल शेयरिंग रोल्स का उपयोग करके ही रिकॉर्ड्स की एक्सेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो एकमात्र काम कर सकता हूं वह है वाहन की OWD को पब्लिक रीड ओनली करना, ताकि टेस्ट ड्राइव की OWD भी पब्लिक रीड ओनली हो जाए, क्योंकि वह पेरेंट पर निर्भर है। और क्योंकि हमने वाहन की OWD कम कर दी, हमें एक शेयरिंग रूल बनाना होगा जो वाहन रिकॉर्ड्स को सभी उपयोगकर्ताओं के साथ रीड राइट एक्सेस के साथ साझा करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुरक्षा को परिभाषित करने के सिद्धांतों की समझ आ गई होगी, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। एक बार सुरक्षा परिभाषित हो जाए तो वह सेल्सफोर्स में हर जगह लागू होती है, सिर्फ UI में ही नहीं। पिछले एपिसोड में आपने एपेक्स और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स के बारे में सीखा था। तो अब चलिए देखते हैं कि सुरक्षा इन पर कैसे असर डालती है। सबसे पहले इस एपेक्स क्लास पर नजर डालते हैं। एपेक्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम मोड में चलता है, जिसका मतलब है कि यह इस बात की परवाह नहीं करता कि चलाने वाले यूजर के पास कौन सी परमिशन है। अगर आप एक क्वेरी लिखते हैं तो चाहे यूजर के पास ऑब्जेक्ट पर CRUD और FLS हो या ना हो, यह डेटा रिटर्न कर देता है। जो कुछ मामलों में अच्छा है, जैसे जब आप कोई बैकग्राउंड जॉब लिख रहे हो या कुछ ऐसा, लेकिन यह तब खराब होता है जब लॉग इन किए हुए यूजर्स आपके एपेक्स मेथड्स और कस्टम कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो आपने बनाए हैं। तो मैं एपेक्स में सुरक्षा कैसे लागू करूं? असल में यह काफी आसान है। एक क्वेरी में मुझे बस विद सिक्योरिटी एनफोर्स्ड क्लॉज जोड़ना है, जो अपने आप यह सुनिश्चित करता है कि यह क्वेरी लॉगिन यूजर की CRUD परमिशन और FLS का पालन करे। इसका मतलब है कि अगर किसी यूजर को एक्सेस नहीं है किसी ऑब्जेक्ट या उन फील्ड्स में से किसी भी फील्ड पर जो क्वेरी की जा रही है, तो यह क्वेरी एक एक्सेप्शन फेंकती है जब रिकॉर्ड्स को इंसर्ट या अपडेट किया जाता है। इसके लिए एक अलग तरीका है जिसे स्ट्रिप इनएक्सेसिबल कहा जाता है।
जो अपने आप उन फील्ड्स को हटा देता है जिनका यूजर के पास एक्सेस नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप बाद में और जान सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट एंड फील्ड लेवल एक्सेस। लेकिन मैं रिकॉर्ड लेवल एक्सेस कैसे लागू करूं? जब आप एक क्लास डिफाइन करते हैं तो आप बस विद शेयरिंग क्लॉज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा परिभाषित शेयरिंग रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स लागू हों, और आपकी क्लास के अंदर जो क्वेरीज हैं वे केवल वही रिकॉर्ड्स लौट आएंगी जो लॉग इन यूजर के लिए एक्सेसिबल हैं। तो विद शेयरिंग क्लॉज रिकॉर्ड स्तर की एक्सेस को नियंत्रित करता है, यानी यह OWD और शेयरिंग रूल्स का पालन करता है और फर्स्ट क्लास, एनफोर्सर, CRUD और FLS में सिक्योरिटी को भी मानता है। क्या आप जानते हैं कि सेल्सफोर्स के पास ढेर सारे API हैं जिनसे आप डेटा और मेटा डेटा के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं? असल में जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप API के जरिए उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो यहां एक उदाहरण है, मैं पोस्टमैन में हूं, जहां मैं सेल्सफोर्स API का उपयोग करके वाहन डेटा क्वेरी कर रहा हूं। तो मैंने ये एंड पॉइंट मैन्युअली नहीं बनाया है या कोई सेटिंग सक्षम नहीं की है। जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इस एंड पॉइंट के जरिए उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये APIs भी ध्यान में रखते हैं CRUD, FLS और शेयरिंग रूल्स। इन APIs को एक्सेस करने के लिए आपके पास वैध यूजर क्रेडेंशियल्स होना जरूरी है, और जिन क्रेडेंशियल्स का आप उपयोग करते हैं उसके आधार पर एंड पॉइंट केवल वही डेटा और फील्ड्स लौटाता है जिन तक यूजर की पहुंच है। आखिर में अगर बात करें लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स की, आपने पहले ही देखा है कि आप डेटा को या तो एपेक्स से या लाइटनिंग डेटा सर्विस एडॉप्टर से एक्सेस कर सकते हैं, और आपने यह भी देखा है कि एपेक्स में सुरक्षा कैसे लागू की जाती है। जब बात आती है इन लाइटनिंग डेटा सर्विस एडॉप्टर्स की, ये अंदरूनी तौर पर उन्हीं APIs पर आधारित हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। तो जब आप इन एडॉप्टर्स का इस्तेमाल करके डेटा प्राप्त करते हैं तो आपको केवल वही फील्ड्स और परिणाम मिलते हैं जो आपको देखने की अनुमति है। आइए जल्दी से दोहराते हैं कि अब तक हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने सुरक्षा की अलग अलग परतों के बारे में सीखा। पहली थी अनऑर्गेनाइजेशन लेयर, फिर पर्सोना लेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स और फील्ड्स लेयर, और अंत में रिकॉर्ड्स लेयर थी। अब हमने देखा है कि प्रोफाइल्स और परमिशन सेट्स का उपयोग निचली 3 लेयर्स में परमिशन तय करने के लिए किया जा सकता है। रिकॉर्ड लेयर की बात करें तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स, शेयरिंग रूल्स, रोल हायरार्की और मैन्युअल शेयरिंग से अलग अलग रिकॉर्ड्स तक एक्सेस खोला जा सकता है। फिर हमने देखा कि एपेक्स का उपयोग करके सुरक्षा कैसे लागू करें, और कैसे सेल्सफोर्स अपने आप सुरक्षा लागू करता है जब आप API का इस्तेमाल करते हैं और LWC में लाइटनिंग डेटा सर्विस एडॉप्टर का उपयोग करते हैं। तो ये वीडियो आपको सेल्सफोर्स की सभी सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की एक झलक देने के लिए ही था, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आया, कृपया अपने विचार और प्रतिक्रियाएं YouTube के कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनका जवाब दूंगा। यह वीडियो द सेल्सफोर्स डेवलपर्स YouTube चैनल पर होस्ट किया गया है, जहां पर बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट है, जैसे इंट्रो वीडियो, डीप डाइव्स, क्विक टेक्स, कोड लाइव सेशंस, और सेल्सफोर्स के विभिन्न विषयों पर कई और वीडियो हैं जो आपकी स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो कृपया आगे बढ़ें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम नया कंटेंट लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल सके।